1957 में हनी बी पर एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा था। इस एक्सपेरिमेंट के दौरान एक छोटी गलती की वजह से बहुत बड़ी गड़बड़ हो गई। ये नोटिस किया गया कि एक्सपेरिमेंट के बाद मक्खियाँ बहुत ज्यादा एग्रेसिव और वहशी हो चुकी हैं। ऐसा मालूम हो रहा था कि अगर ये मक्खियाँ एक्सपेरिमेंट कंटेनर से बाहर आईं तो ये अपने रास्ते में आने वाली किसी चीज को भी नहीं छोड़ेंगी। और इसी दौरान वही हुआ जिसका सबको डर था। नाजरीन, ये वाकया ब्राजील के शहर रियो क्लारो की एक लेबोरेटरी में पेश आया था, जब डॉक्टर वारविक मधुमक्खियों पर एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे। क्योंकि यूरोपियन मक्खियों की शहद प्रोडक्शन बहुत कम हुआ करती थी, इसी वजह से डॉक्टर वारविक इन मक्खियों का डीएनए चेंज करना चाहते थे ताकि ये मक्खियाँ भी ज्यादा से ज्यादा शहद बना सकें। डीएनए में तब्दीली के लिए साउथ अफ्रीका से मधुमक्खियां मंगाई गईं, जिनको यूरोपियन मक्खियों के साथ मेट करवाया गया। ये एक्सपेरिमेंट एक लेबोरेटरी में किया जा रहा था, जहां एक कंटेनर में मक्खियों ने छत्ते बनाए हुए थे। एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से कामयाब हो चुका था और मक्खियों की इस नई नस्ल को अफ्रीकनाइज्ड बी का नाम दे दिया गया। हर चीज बिल्कुल इसी तरह हो रही थी जैसा प्लान किया गया था। लेकिन फिर अचानक डॉक्टर वारविक के होश ये देखकर खता हो गए कि ये मक्खियाँ जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव हो रही हैं। उनका ये अजीब बिहेवियर देखकर खौफ महसूस हो रहा था और तभी डॉक्टर ने फैसला किया कि वो इन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियों को कंटेनर से बाहर नहीं निकालेंगे। लेकिन फिर वही हुआ जो नहीं होना चाहिए था। लैब वर्कर की गलती की वजह से मक्खियों का एक बहुत बड़ा झुंड कंटेनर से बाहर निकलने में कामयाब हो गया। मक्खियों की ये नई नस्ल कितनी ज्यादा खतरनाक थी, ये उनके बाहर निकलने के बाद ही मालूम पड़ा, क्योंकि निकलते साथ ही मक्खियाँ लोगों पर हमला आवर हो गईं। इन मक्खियों को काबू करना अब किसी के बस की बात नहीं थी। उन्होंने अपने नए घर बना लिए और बहुत तेजी से बढ़ती चली गईं। ब्राजील से बढ़ती बढ़ती अब ये मक्खियाँ अमेरिका में भी भारी मिकदार में फैल चुकी हैं, जो कि अभी तक 1000 से भी ज्यादा इंसानों को मौत की नींद सुला चुकी हैं। और इसी वजह से ही ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ किलर बीज के नाम से भी पहचानी जाती हैं। देखने में ये ज्यादा काली होती हैं और दूसरी मधुमक्खियों के मुकाबले में काफी ज्यादा खतरनाक भी। 500 मीटर दूर से भी ये अपने छत्ते की तरफ बढ़ने वाले पर टूट पड़ती हैं और अगर इन्होंने किसी इंसान या जानवर पर हमला करने की ठान ली तो हैरत अंगेज तौर पे उसका आधे किलोमीटर दूर तक भी पीछा करती रहती हैं। लेकिन दूसरी मधुमक्खियों की तरह ये अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ भी इंसान को काटने के फौरन बाद ही मर जाती हैं। इन मक्खियों का डंग इंसान के लिए कितना डेंजरस होता है, आखिर डंग मारने के बाद ये खुद ही मर क्यों जाती हैं, ये जानने के लिए जरूरी है कि पहले हम ये जानें कि मक्खियाँ आखिर हमला करती ही क्यों हैं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि मक्खियों की चाहे कोई भी किस्म हो, वो इंसान पर सिर्फ तब हमला करती हैं जब उनको खतरा महसूस होता है। नॉर्मल मधुमक्खियाँ तब हमला करती हैं जब कोई उनके हाइव्स यानी छत्ते को हाथ लगाता है। लेकिन अफ्रीकनाइज्ड मक्खियाँ क्योंकि जरूरत से ज्यादा एग्रेसिव होती हैं, इसी वजह से वो दूर से ही अपने छत्ते की तरफ बढ़ने वाले इंसान पर हमला कर लेती हैं, फिर बेशक कोई किसी और मकसद से ही क्यों ना गुजर रहा हो। जब ये मक्खियाँ फूलों से पोलन इकट्ठा कर रही होती हैं, तब ये किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचाती। लेकिन अगर इसी दौरान कोई इनके ऊपर पाँव रख ले या इनके काम में रुकावट डाले तो फिर इनको गुस्सा आ जाता है और वो डंग मारे बगैर चैन से नहीं बैठती। लेकिन इनको इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं होता कि डंग मारने के बाद ये खुद जिंदा नहीं बचेंगी। असल में इन मक्खियों का डंग एक डैगर या फिर दांतों वाले चाकू की तरह होता है, जिसके दांतों की डायरेक्शन ऊपर की तरफ होती है। जब ये अपना डंग इंसान के जिस्म में घुसा बैठती हैं, तो डंग के दांत इंसान की खाल में फंस जाते हैं और इसी वजह से डंग का अब बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। मक्खी जब अपने डंग को बाहर निकालने के लिए जोर लगाती है तो वो डंग इंसान की खाल से बाहर निकलने के बजाय मक्खी के जिस्म से ही उखड़ जाता है। ना सिर्फ डंग बल्कि मक्खी के मसल्स, नर्व्स और उनके डाइजेस्टिव सिस्टम के कई हिस्से भी डंग के साथ ही अलग हो जाते हैं, जिसकी वजह से मक्खी का मौके पर ही मरना तय हो जाता है। वो लोग बहुत खुश नसीब होते हैं जिनको सिर्फ एक मक्खी ने डंग मारा हो, क्योंकि ये मक्खियाँ हमेशा झुंड बनाकर ही हमला करती हैं।
اگر ان کے چھتے کے پاس سے گزرتے ہوئے ایک مکھی نے بھی آپ کو ڈنگ مار لیا تو اسی وقت پورا جھنڈ وہیں پہنچ جاتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ آخر دوسری مکھیوں کو پتہ کیسے چلتا ہے کہ حملہ کہاں اور کس پر کرنا ہے؟ اصل میں جو شہد مکھیاں اپنے چھتے میں جمع کرتی ہیں وہ ان کے اپنے کھانے کے لیے ہوتا ہے۔ یہ شہد مکھیاں اپنے برے وقت کے لیے اکٹھا کرتی ہیں، خاص طور پہ جب پولن کا سیزن نہیں ہوتا ہے۔ اپنے چھتے کی پروٹیکشن کے لیے کئی مکھیاں اس کے آس پاس باری باری پہرا دیتی ہیں۔ جب کوئی انسان ان کے علاقے کے قریب آتا ہے تو یہ دور سے ہی سونگھ لیتی ہیں، اور اگر کوئی ایک بھی مکھی ڈنگ مارنے میں کامیاب ہو گئی تو اسی دوران ان کے اندر سے ایک کیمیکل ریلیز ہوتا ہے جس کو فیرومون کہا جاتا ہے۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ جیسے ہی فیرومون ہوا میں پھیلتا ہے تو یہ وہاں موجود تمام مکھیوں کے لیے الارم سگنل کا کام کرتا ہے۔ وہ تمام مکھیاں جو اس وقت ڈیوٹی پر موجود ہوتی ہیں فیرومون کو سونگتی ہوئی فوراً اس انسان پر ٹوٹ پڑتی ہیں۔ اسی وجہ سے جب آپ کو کوئی ایک مکھی ڈنگ مارے تو فوراً اس جگہ کو چھوڑ دینا ہی بہتر ہوتا ہے۔ مکھیوں کا ڈنگ انسانوں کے لیے کتنا خطرناک ہوتا ہے یہ جان لینا بھی بہت اہم ہے۔ جب یہ ڈنگ انسان کی باڈی میں داخل ہوتا ہے تو یہ ایک ٹاکسن ہماری باڈی میں چھوڑ جاتا ہے جس کو میلیٹن کہا جاتا ہے۔ انسان کی باڈی فوراً اس میلیٹن سے لڑنے کے لیے آٹومیٹکلی کام کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے باڈی کا وہ حصہ فوراً سوج کر لال ہو جاتا ہے۔ اصل میں یہ ہماری باڈی کا ڈیفنس میکینزم ہی ہوتا ہے جو میلیٹن سے لڑنے کے لیے جسم کے اس حصے کو سوجنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اگر تو ڈنگ بلڈ ویسل کے قریب لگتا ہے تو وہ بلڈ میں شامل ہو کر پوری باڈی میں پھیلنا شروع ہو جاتا ہے، جس کے کافی خوفناک نتائج بھی ہو سکتے ہیں۔ یا اگر جن لوگوں کو میلیٹن الرجی ہوتی ہے ان کی حالت بھی بگڑنے کے کافی زیادہ چانس ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے اگر کبھی آپ کو کوئی شہد کی مکھی کاٹے تو فوراً اس کا ڈنگ نکالنا نہ بھولیں، کیونکہ جتنی دیر تک ڈنگ باڈی کے اندر رہے گا وہ کنٹینیوسلی اپنا زہر باڈی میں پمپ کرتا رہے گا۔ آئیے اب جانتے ہیں کلر بیز کے بارے میں چند انٹرسٹنگ فیکٹس۔ کلر بیز نارملی بہت بڑا چھتا بناتی ہیں جس میں 80,000 سے بھی زیادہ مکھیاں رہتی ہیں۔ یہ مکھیاں پرفیوم، چمکنے والی چیزیں جیسا کہ جیولری اور ڈارک کلر کے کپڑوں پر فوراً حملہ کر لیتی ہیں۔ ان کا ڈنگ تو نارملی مدھو مکھیوں جیسا ہی ہوتا ہے، لیکن یہ اپنا ڈنگ صرف 3 سیکنڈ میں ہی انسان کے اندر اتارنے کی قابلیت رکھتی ہیں۔ ایک مرتبہ جب ان مکھیوں کا جھنڈ مچل جائے تو اگلے 24 گھنٹوں تک ان کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوتا۔ کلر بیز کے حملے کی صورت میں ان سے جان چھڑانے کے لیے کم سے کم 1 کلومیٹر دور تک بھاگنا ضروری ہوتا ہے۔ پانی کے اندر چھپ جانے پر بھی یہ مکھیاں پانی کے باہر اپنے شکار کا انتظار کرتی رہتی ہیں۔